This video is not made for kids. हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एग्रीकल्चर चैप्टर मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इस चैप्टर को। जब सर ये चैप्टर सबको पढ़ा रहे थे, चीकू अपनी ही दुनिया के अंदर खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिरकार आज स्कूल खत्म होने के बाद कौन सा गेम खेलूंगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कल इस चैप्टर का टेस्ट है। जिस भी बच्चे के कम नंबर आए उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाऊंगा मैं मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। अरे यार मोटू लाल, मुझे तो इस चैप्टर का कुछ भी नहीं आता। अब कल टेस्ट भी रख दिया है सर ने, मैं तो जरूर फेल हो जाऊंगा। मेरी तो बहुत मार पड़ने वाली है। अरे चीकू चिंता मत करो, मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया सर का पढ़ाया हुआ। मैं तो मन्नू भैया से ही सारे चैप्टर समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझाते हैं। चलो दोनों मिलकर उन्हीं का चैप्टर देख लेते हैं और अच्छे से क्लास 8 एग्रीकल्चर को समझ लेते हैं कल के टेस्ट के लिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एग्रीकल्चर चैप्टर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार इंडिया में हम पैसा कहाँ से कमाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कहाँ से हम पैसा कमाते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है टेरिटरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्या करा, नेचुरली जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो हुए थे उनको ले लिया। साथ ही में एनिमल हस्बेंड्री, हमने एनिमल्स को पाला नेचुरली और फिर जो भी चीज़ उन्होंने दी हमें उसका हमने इस्तेमाल करा। फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर चीज़ें आती हैं। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब हमने एक बहुत बड़े लैंड के ऊपर बहुत सारे शुगर केन्स को ग्रो करा। अब शुगर केन्स को एक बड़ी सी फैक्ट्री ने खरीद लिया। अब बड़ी सी जो फैक्ट्री है उसने क्या करा, इन शुगर केन्स का यूज़ करके इनसे शुगर बना दी। अब यहाँ पर हम लोग इस फैक्ट्री ने क्या करा, रॉ मटेरियल को यूज़ करा जो कि प्राइमरी सेक्टर से इसने लिया था, फार्मिंग से लिया था, और इससे एक यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं शुगर। तो ये वाली एक्टिविटी बोली जाएगी सेकेंडरी सेक्टर। फिर आता है ट्रैक्टर। ये सेक्टर वो वाला सेक्टर होता है जो कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है। सर ट्रैक्टर कैसे हेल्प करता है दोनों सेक्टर्स की। देखो, अगर किसी भी फार्मर को पैसे चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो बैंक के पास जाकर लोन ले सकता है, बैंक से उधार पैसे ले सकता है। अच्छा, अगर किसी फार्मर ने बहुत सारे शुगर केन्स ग्रो कर लिए, अब उसे उन शुगर केन्स को बाहर भेजना है, कैसे भेजेगा? वो बहुत ही सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कर देगा उन्हें। तो ये जो भी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। आई होप अब आपको ये तीनों सेक्टर्स क्लियर होंगे। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज एग्रीकल्चर कम्स इन, तो आप बोलोगे इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, और कभी कभी तो हम लोग जानवरों को पालते भी हैं, जैसे कि काऊ को, हैंस को, इन सबको पालते हैं। अच्छा, हैंस को क्यों पालते हैं? फॉर एग्स या फिर उनके मीट के लिए। काउस को क्यों पालते हैं? फॉर मिल्क। वर्ल्ड के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। और हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन यानी कि 66% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को करने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? देखो, एक तो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर हम लोग ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लो कि हम लोग एक पहाड़ वाली जगह पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फार्मर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो फार्मर क्या करेगा, कौन सी जगह प्रेफर करेगा? जो फ्लैट लैंड होगा। इस टाइप की ज़मीन पर फार्मर क्या करेगा? ग्रो करने की कोशिश करेगा क्रॉप्स को। नेक्स्ट है क्लाइमेट। हम लोग ऐसी जगह पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, सूटेबल हो, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जिस भी लैंड के ऊपर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उस लैंड को बोलते हैं एरेबल लैंड।
क्या बोलते हैं उस लैंड को जहां पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? एरेबल लैंड। तो आपको ये याद रखना है। फार्म सिस्टम, फार्मिंग के दौरान हम लोगों को कुछ चीजें इनपुट करनी पड़ती हैं, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। देखो, फार्मिंग के दौरान हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले फील्ड को प्लो करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, सीड्स को सो करना पड़ता है, मतलब बीजों को बोना पड़ता है, फील्ड के अंदर पानी देना होता है, वीडिंग मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना होता है, और फाइनली हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं हमारे क्रॉप्स को। तो फार्मिंग के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स देने पड़ते हैं और फिर हमें मिलते हैं आउटपुट्स। अच्छा, आउटपुट के अंदर क्या होगा? अगर हमने बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करा है तो हमें फाइनली क्रॉप्स मिलेंगे। अच्छा, अगर हमने काउज को पाला है, काओ को पाला है, उसका ध्यान रखा है, उसको ग्रास खिलाई है, तो उसके बदले हमें क्या देगी काओ? डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क वगैरह। शीप्स को पाला है तो वुल मिलेगा, और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर हमने एनिमल्स को पाला है डिफरेंट टाइप के। तो इस तरीके से हमारा फार्म सिस्टम वर्क करता है। हम कुछ चीज़ इनपुट करते हैं, उसके बदले हमें आउटपुट मिलता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दो टाइप की फार्मिंग होती है। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये दो लोग हैं, एक है राम जी, एक है श्याम जी। राम जी इतनी ही फार्मिंग करते हैं जिसमें उनके घर वालों को खाने पीने की चीज़ें मिल पाएँ। श्याम जी इतनी ज़्यादा फार्मिंग करते हैं, इतने ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं कि अपने घर के इस्तेमाल के लिए वो क्रॉप्स तो उगाई सकें, साथ में उन क्रॉप्स को सेल भी कर सकें। तो इस तरीके से ये करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग श्याम जी, और राम जी करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब इतनी ही फार्मिंग करते हैं जिसमें उनके घर का गुजारा हो सके। अगर हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या हुआ है? फार्मर इतनी ही फार्मिंग कर रहा है जिससे कि उसकी फैमिली की ज़रूरत पूरी हो सके। सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर भी दो टाइप की फार्मिंग होती है। एक होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है? एक छोटा सी जगह ले ली जाती है लैंड की, उसके ऊपर हम लोग सिंपल से टूल्स यूज़ करके थोड़ी बहुत लेबर का इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं। कौन से क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं जनरली इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर? वो होते हैं वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। जनरली ये वाली फार्मिंग थिकली पॉपुलेटेड एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहां पर करी जाती है। साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में ये फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है। फिर आती है प्रिमिटिव फार्मिंग। अच्छा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है? बहुत बड़ा ऐसे फॉरेस्ट का लैंड होता है, उसमें हम लोग एक छोटी सी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर हम लोग आग लगाकर जितने भी ट्रीज होते हैं उन्हें बर्न कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद हम लोग 2-3 साल तक इसी जगह पर क्रॉप्स को ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, सॉइल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? दूसरा लैंड सेलेक्ट करते हैं, उस लैंड पर भी ऐसे ही जितने भी ट्रीज होते हैं उन्हें बर्न कर देते हैं, और वहाँ पर फिर हम लोग दोबारा से क्रॉप्स ग्रो करते हैं 1 to 3 ईयर्स के लिए। जब वो लैंड भी ख़राब हो जाता है तो दूसरा लैंड सेलेक्ट करते हैं और सेम वहाँ पर भी ट्रीज़ को बर्न कर देते हैं और न्यू टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग के अंदर क्या होता है? जो हर्डर्स होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको हर्डर्स, जो कि भेड़ बकरों को पालते हैं, गाय को पालते हैं, उन्हें हम लोग हर्डर्स बोलते हैं। ये जो हर्ड्समैन होते हैं ये क्या करते हैं? जनरली बहुत सारे अपने भेड़ बकरों को लेते हैं और ऐसे रास्ते पर लेके जाते हैं जहां पर उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिलती जाए। ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे कि जो भी इनके एनिमल्स हैं इन्हें खाने पीने की चीज़ें और वाटर मिलता जाए। अच्छा, ये उसी रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये होती कहाँ पर है ये वाली फार्मिंग? सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट इंडिया के जैसे कि राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी नोमैडिक हर्डिंग होती है। अच्छा, कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ करा जाता है? शीप, कैमल या गोट्स, ये वाले जो हैं ये एनिमल सबसे कॉमन है, बाकी के एनिमल्स का भी इस्तेमाल करा जाता है। इन एनिमल से हर्डर्स को क्या मिलता है? इनको मिलता है मिल्क, वीट, मिल्क, मीट, वुल और साथ में और भी बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि ये खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है। मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम लोग बहुत सारे क्रॉप्स को एक लैंड पर ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रियर करते हैं टू सेल देम इन मार्केट, और इससे हम लोग पैसे कमाते हैं। जिस भी फार्मिंग से हम लोग पैसे कमाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है, साथ में बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है। ज़्यादातर काम कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर मशीन्स के थ्रू होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक एक करके इन्हें समझते हैं। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं सेम टाइप के उन्हें ग्रो करा जाता है, और ये जैसे कि ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे, जैसे वीट हो गया, वीट इज़ अ ग्रेन, मेज इज़ अ ग्रेन। इन सबको एक साथ जब एक बड़े से लैंड पे हम लोग ग्रो करते हैं तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ज़्यादातर ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के अंदर होती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और विंटर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्टेड होती है, मतलब कि विंटर्स के दौरान हम लोग कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नहीं कर सकते। फिर आती है मिक्स्ड फार्मिंग। हमने एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड लिया, वहाँ पर हमने क्रॉप्स को ग्रो करा, क्रॉप्स के साथ साथ वहीं पर हमने एनिमल्स को भी पाल लिया, तो इसे ही हम लोग बोल देते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ये यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना और इन सब कंट्रीज़ के अंदर प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट आती है प्लांटेशन। जब हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को एक बड़े से लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, सेम टाइप के सिंगल प्लांट को ग्रो करते हैं एक बहुत बड़े लैंड पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन। प्लांटेशन सिमिलर टू ग्रेन फार्मिंग है। ग्रेन फार्मिंग के अंदर हम लोग ग्रेन्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टी का प्लांट हो गया, कॉफ़ी का प्लांट हो गया, शुगर केन का, केशूज़ का, रबर का, बनाना का, और यहाँ तक कि कॉटन का प्लांट हो गया। बहुत सारे अगर हम इन प्लांट्स को एक जगह पे लगा देते हैं तो वो होती है प्लांटेशन, कॉमर्शियल फार्मिंग। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और फाइनली जब हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो हम लोग इनको कहाँ पर भेज देते हैं, इन ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटीज़, जहाँ पर इनको अच्छे से फैक्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर इनसे अच्छे से प्रोडक्ट बनाया जाता है। कहाँ पर होती है प्लांटेशंस? जनरली ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि रबर मलेशिया के अंदर, कॉफ़ी इन ब्राज़ील एंड टी इन इंडिया। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप का एक एग्जांपल है राइस। राइस जो है वो मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ये एक स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, मतलब ज़्यादातर इसे लोग खाते हैं। राइस जो है ये हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अंदर ग्रो करते हैं। राइस के लिए बेस्ट सॉइल जो होता है वो होता है एलुवियल क्लेई सॉइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाटर को रिटेन करता है। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा राइस को ग्रो करता है। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, उसके बाद जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। अब बात करते हैं हम लोग वीट की। वीट जो है वो रिक्वायर करता है मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल। वीट के लिए जो बेस्ट टाइप का सॉइल होता है वो होता है ड्रेन्ड लूमी सॉइल। वीट को ग्रो करा जाता है इन यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना और इन सब कंट्रीज के अंदर। इंडिया के अंदर वीट को ग्रो करा जाता है इन विंटर सीजन। फिर बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स कोरस ग्रेन होते हैं और लेस फर्टाइल सॉइल के ऊपर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेस फर्टाइल या फिर सैंडी सॉइल में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो जो ये हमारे मिलेट्स होते हैं अदर कंट्रीज़ जैसे कि नाइजीरिया, चाइना और नाइजर के अंदर ग्रो करे जाते हैं। इंडिया के अंदर हम लोग मिलेट्स को ग्रो करते हैं इन फॉर्म ऑफ ज्वार, बाजरा एंड रागी। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं मेज़ की। मेज़ जो है उसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होती है और बहुत सारी सनशाइन, मतलब जिस जगह पर धूप आती है वहाँ पर मेज़ बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल के अंदर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मेज़ को
ज़्यादातर कौन से एरियाज में ग्रो करा जाता है? इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। बात करते हैं कॉटन की। कॉटन को हाई टेम्परेचर के अंदर ग्रो करा जाता है, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ओले नहीं पड़ने चाहिए, अगर ओले पड़ गए तो कॉटन पूरा खराब। कॉटन ब्राइट सनशाइन के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो होता है वो होता है ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। अच्छा, इंडिया के अंदर ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट जो है वो मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। अच्छा, कॉटन एक तरीके से मेन रॉ मटेरियल भी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो वाली कंपनीज या फैक्ट्रीज जहां पर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, तो उनके लिए मेन चीज़ क्या है? कॉटन। नेक्स्ट आता है जूट। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसे आपने बैग्स देखे हैं या नहीं देखे? कमेंट करना, जूट के बने हुए बैग्स। जूट को एलुवियल सॉइल के ऊपर ग्रो करा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट की। इस क्रॉप को जनरली ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ग्रो करा जाता है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट हैं। फिर बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से कॉफ़ी ग्रो करती है। हिल स्लोप्स, जो मतलब आपने देखा होगा पहाड़ कैसे स्लोप्स वाला एरिया हो गया, वहाँ पर कॉफ़ी को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है और इसके बाद कोलंबिया एंड इंडिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। फिर बात करते हैं हम लोग टी की। टी क्या है? एक तरीके का बेवरेज क्रॉप। सर बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? जैसे छाछ, लस्सी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? बेवरेज के अंदर, पीने वाली चीज़ें। चाय भी हम लोग पीते हैं तो इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप। तो जब भी हम लोग टी की प्लांटेशन करते हैं तो उसे हम लोगों को करना चाहिए इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और जेंटल स्लोप्स के ऊपर। मतलब कि जो पहाड़ के ऐसे ढलान वाला एरिया होता है ना, पहाड़ के ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे हम लोग आसानी से टी को ग्रो कर सकते हैं। टी को रिक्वायरमेंट होती है ऑफ कूल क्लाइमेट, मतलब ठंडा मौसम होना चाहिए, साथ में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होनी चाहिए, पूरे साल भर बारिश होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, तभी जाकर टी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। अच्छा, टी की जो ये लीव्स होती है ना, यहीं से तो हमारी टी की वो बनती है, टी बनती है। तो बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है जो इन टी लीव्स को तोड़ सके। तो लेबर क्या चाहिए होती है? लार्ज नंबर के अंदर, जो कि इन टी लीव्स को पिक कर सके। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं फार्म प्रोडक्शन को, जिससे कि डिमांड पूरी हो सके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। अब देखो, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। अब इसको फटाफट पूरा कर सकते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अच्छा, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप एक स्पेशल वैरायटी ऑफ वीट को ग्रो करो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ग्रो हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक ऐसे वीट की वैरायटी को ग्रो करो जो कि 12 मंथ्स के अंदर ग्रो करेगी। तो आप कौन सा वाला वीट चुनोगे? सब बोलोगे सर 6 मंथ्स वाला, जल्दी से जल्दी हमारे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे और फिर हम दोबारा भी वीट को ग्रो कर सकते हैं। तो सोचो, यहाँ पर हम लोग 2 बार वीट को ग्रो कर सकते हैं और यहाँ पर उतने ही टाइम में सिर्फ एक बार वीट ग्रो हो पा रहे हैं। तो ये होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब। क्या कर सकते हैं हम लोग? कैसे ग्रो कर सकते हैं 6 मंथ्स के अंदर वीट को? तो हम लोग क्या करें, अगर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के सीड्स का यूज़ करें वीट का, तब ये चीज़ पॉसिबल है। हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें तब भी ये चीज़ पॉसिबल है। साथ में हम लोग इम्प्रूव कर दें हमारा इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब अच्छे तरीके से वीट को वाटर मिले। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर उसे वाटर नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो हो सकता है। नेक्स्ट है अल्टीमेट एम जो है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, वो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर पाएँ, इंक्रीज कर पाएँ फूड सिक्योरिटी को। अ फार्म इन इंडिया, एक फार्मर है इंडिया का जिसके पास स्मॉल साइज फार्मलैंड है। इसके अंदर ये यूज़ करता है हाई यील्डिंग वैरायटीज़, मतलब वो वाले सीड्स जिनके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वो वाले सीड्स जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे वीट की बात करी थी ना हमने, जो 6 मंथ्स के अंदर ग्रो हो रहा था, इस टाइप के सीड्स ये यूज़ करता है और इनको ये खरीदता है फ्रॉम मार्केट। ये एडवाइस लेता है फार्मर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट।
ये ट्रैक्टर का, बुलक कार्ट्स का यूज करता है फॉर प्लोइंग द फील्ड। ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके इरिगेशन की एक्टिविटीज करता है, मतलब फील्ड के अंदर जो भी पानी देना होता है वो ट्यूबवेल्स की हेल्प से देता है। रियर करता है लाइव स्टॉक्स को, मतलब कि एनिमल्स को भी पालता है, जैसे कि काऊ को, और हम लोग शीप्स को पालता है ये फार्मर, जिससे कि उनसे और ज़्यादा ये अर्न कर सके, मिल्क सेल कर सके काऊ का, शीप्स के वुल सेल कर सके और उसे और ज़्यादा पैसा कमाए। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं इस फार्मर के, वो लोग भी इसकी हेल्प करते हैं इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। इसी हेल्प से फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर पाता है। जो फार्मर है वो बैंक से या फिर किसी एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से थोड़े बहुत पैसे उधार भी ले लेता है, जिससे कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ले सके। क्योंकि अगर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को ले लिया तो बहुत जल्दी क्रॉप्स ग्रो करेंगे और फिर इन क्रॉप्स को सेल करके फार्मर के पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये सोचकर फार्मर क्रॉप्स को ग्रो कर लेता है। फाइनली क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कट कर लेता है फार्मर, तब इसको ये लगता है कि मेरे पास तो इन्हें स्टोर करने की फैसिलिटी ही नहीं है। अब फैसिलिटी स्टोर करने की नहीं होती तो वो क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, तो इससे बेटर वो फिर उन्हें मार्केट के अंदर सेल करता है। जब वो मार्केट में उन्हें सेल करने के लिए जाता है तो जिस दाम पे वो उन्हें सेल करना चाहता था वो वाला रेट उसे नहीं मिलता, तो बेचारा फार्मर लॉस में रह जाता है। अब ये बताओ, ये जो कार्टून कैरेक्टर है इस फार्मर का, आखिरकार ये कौन है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या करा है कि कुछ प्रीवियस ईयर से गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है। गवर्नमेंट को ये लगा कि बेचारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस चीज़ की वजह से, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ी से बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करी है। फार्म इन यूएसए, मतलब एक फार्म जो कि अमेरिका के अंदर है। अभी हमने इंडिया की स्टोरी देखी थी, कैसे एक इंडिया के अंदर फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन यहीं पर हम अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमेरिका के अंदर जो फार्मर्स का लैंड होता है जनरली वो बहुत बड़ा होता है। फार्मर्स इसी लैंड के अंदर रहते भी हैं, उनका घर भी बना रखा होता है उन्होंने। कुछ मेजर क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट को ग्रो करा जाता है। बहुत सारे एडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब कि समझदारी से पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, मतलब कि वो वाली दवाइयाँ जिनसे कीड़े मर जाते हैं फार्म्स के अंदर, उन्हें इस्तेमाल करा जाता है। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर तो पता ही नहीं होता फार्मर्स को, तो बहुत ज़्यादा दवाई यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यूएस के अंदर वो बहुत समझदारी से यूज़ करते हैं, जिससे कि क्रॉप्स डैमेज ना हो, क्रॉप्स ख़राब ना हो। टाइम टू टाइम वो अपने सॉइल का सैंपल भी भेजते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सर, लेबोरेटरी के अंदर तो हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट होते हैं। बिल्कुल, वो अपने सॉइल को भेजकर ये चेक करवाते हैं कि उनके सॉइल की क्वालिटी कैसी है। अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ के फार्मर्स करते हैं। जो फार्मर हैं वो एक कंप्यूटर लिंक्ड सैटेलाइट का इस्तेमाल भी करते हैं फॉर प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। सर, ये क्या चीज़ है? मतलब कि वो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फील्ड को बड़ी सी सैटेलाइट पिक्चर में देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मेरी फील्ड का ये वाला क्रॉप ख़राब है, तो अब इस वाली क्रॉप के अंदर अगर कीड़े लग गए हैं तो मैं क्या करूँ? मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर कीड़े मारने की दवा, यानी कि पेस्टिसाइड्स, जिससे कि यहाँ पर कीड़े ख़त्म हो जाए। या फिर कहाँ पर मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँ। तो ये बहुत ही समझदारी से फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो इनकी मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लिवर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इन सब को यूज़ करके ये लोग एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं। जबकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो मशीन के थ्रू तो होती हैं, लेकिन हैंड के थ्रू भी फार्मर करते हैं, अपने घर वालों की हेल्प से भी करते हैं। ये ऑटोमेटिक करते हैं सारा काम। ग्रेन्स जो हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज के अंदर स्टोर करे जाते हैं। इंडिया के अंदर हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी थी कि बेचारे फार्मर के पास ग्रेन्स को स्टोर करने की जगह ही नहीं थी, लेकिन यूएस के अंदर इनके पास ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज होती है, या फिर ये सीधे के सीधे अपने क्रॉप्स को डिस्पैच कर देते हैं टू मार्केट एजेंसीज। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या प्रॉब्लम्स इंडिया के फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं और यूएस के फार्मर्स को कितने क्लेवरली वो प्रॉब्लम्स को वो लोग सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर को ख़त्म होने के साथ साथ आप इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहते हो, सैम्पल पेपर चाहते हो या शाउट आउट लेना चाहते हो, तो सिंपली सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। अच्छा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।